नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान कला व संस्कृति की इस क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में या फिर प्रथाओं के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की संस्कृति का स्वरूप राजशाही या सामंती व्यवस्था में देखा जा सकता है, लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप की बात करें तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखी जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए रखते हैं। तो राजस्थान कला व संस्कृति की इस क्लास में सर्वप्रथम हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं के बारे में बात करेंगे, रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे, बाद में वैवाहिक रस्में व अन्य कुछ रस्मों के बारे में भी बात करेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं या रीति रिवाजों में एक प्रथा है केसरिया करना। राजस्थान की प्रथाओं में एक प्रथा है केसरिया करना। केसरिया करने का मतलब है राजपूत योद्धाओं द्वारा यानी राजपूत क्षत्रियों द्वारा पराजय की स्थिति में जब अपनी हार होती हुई प्रतीत होती है तो पराजय की स्थिति में केसरिया वस्त्र यानी केसरी रंग का वस्त्र धारण करके शत्रु पर टूट पड़ना या आक्रमण करना। तो केसरिया करना का अर्थ हो गया कि राजपूत योद्धाओं द्वारा या फिर क्षत्रियों द्वारा जब अपनी हार होती हुई दिखती है या फिर पराजय की स्थिति में केसरी रंग का वस्त्र धारण करते हैं और शत्रु पर आक्रमण कर देते हैं। तो केसरिया करना का अर्थ है राजपूत योद्धा क्षत्रिय द्वारा पराजय की स्थिति में केसरी रंग का वस्त्र धारण करके शत्रु पर टूट पड़ना और उन्हें मौत के घाट उतारते हुए स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाना या अशिंधरा का आलिंगन करना। तो केसरिया करना का अर्थ समझ में आया। राजपूत योद्धा या फिर क्षत्रियों द्वारा अपनी जब हार होती हुई दिखती है या फिर जीत की आशा नहीं रहती, उस स्थिति में राजपूत योद्धाओं द्वारा केसरी रंग का वस्त्र या फिर केसरिया साफा सर पर बांध करके शत्रु की सेना पर आक्रमण कर देना और उन्हें मौत के घाट उतारना। तो ये हो गया केसरिया करना। दूसरी प्रथा है जोहर प्रथा। जोहर प्रथा का संबंध केसरिया करना से ही है। तो जोहर प्रथा यह है कि युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर जब शत्रु की सेना आक्रमण करती है तब राजा को अपनी जीत की आशा दिखाई नहीं देती या फिर युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर वीरांगनाओं द्वारा, वीरांगना होती है राजाओं की रानियां, तो वीरांगनाओं द्वारा दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड, हर दुर्ग में अग्निकुंड होते थे, तो अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह करना। तो जोहर प्रथा युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर वीरांगनाओं द्वारा अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह करना। तो जोहर प्रथा का अर्थ हो गया कि जब युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाती थी तब वीरांगनाएं शत्रु से अपने शील स्थित्व गुण की रक्षा करने के लिए, अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने के लिए दुर्ग में प्रज्वलित एक अग्निकुंड होता था, उसमें कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। तो जोहर प्रथा में युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर रानियों द्वारा दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेना। तो केसरिया करना और जोहर प्रथा। उसके बाद है नाता प्रथा। उसके बाद है नाता प्रथा। नाता प्रथा में स्त्री का या फिर महिला का अपने पति को छोड़कर, नाता प्रथा में विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहना। नाता प्रथा में एक विवाहित स्त्री का
अपने पति को छोड़ देना और अन्य किसी पुरुष के साथ रहने लग जाना, यह है नाता प्रथा। उसके बाद है डावरिया प्रथा, जिसे डावड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। तो डावरिया प्रथा में राजाओं द्वारा लड़की की शादी में कुंवारी कन्याएं दहेज में देना। डावरिया प्रथा में जब राजा या राजपूत योद्धा अपनी लड़की या राजकुमारी की शादी करते थे तो शादी में दहेज में राजकुमारी के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते थे और इन्हें डावरिया कहा जाता था या डावड़ी कहते थे। तो केसरिया करना, केसरिया करना का अर्थ है राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में केसरी रंग का वस्त्र धारण करके शत्रु पर आक्रमण कर देना और उन्हें मौत के घाट उतारते हुए स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाना। उसके बाद है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा में युद्ध में जीत की आशा जब समाप्त हो जाती थी तब रानियों द्वारा अपने शील स्थिति व गुण की रक्षा हेतु दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेना। उसके बाद तीसरी है नाता प्रथा। नाता प्रथा के अंतर्गत किसी विवाहित स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाना, नाता प्रथा। और उसके बाद है डावड़ी या डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा के अंदर राजा महाराजाओं द्वारा अपनी राजकुमारी या अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देना, जिसे डावरिया या डावड़ी कहा जाता था। उसके बाद है सती प्रथा। उसके बाद है सती प्रथा और सती प्रथा का राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलन। सती प्रथा का हमारे राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलन राजपूत जाति में था। सती प्रथा में सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था और सती प्रथा के अंतर्गत किसी स्त्री का अपने पति के पीछे जिंदा जल जाना या जिंदा चिता पर बैठ जाना सती प्रथा कहलाता था। और सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजस्थान के अंदर राजपूत जाति में था। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत में लगाई गई। सती प्रथा में सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत में सन 1822 ईस्वी में लगाई गई थी, या फिर राजस्थान में 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो सती प्रथा के अंदर किसी स्त्री का अपने पति के साथ जिंदा चिता पर बैठना सती कहलाता था। और सती प्रथा का राज्य में सर्वाधिक प्रचलन, सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। और सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत बूंदी थी और बूंदी रियासत द्वारा सन 1822 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद बूंदी रियासत के बाद सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से या फिर राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पर रोक लगाई गई। देखिए सती प्रथा में होता क्या है, विवाहित स्त्री का अपने पति के साथ जिंदा चिता पर बैठना सती कहलाता था। सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में और सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित 1822 में बूंदी में। और उसके बाद 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सरकारी रूप से या फिर सरकारी अध्यादेश से
पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया या पूर्णतः रोक लगाई गई या फिर इसे बंद कर दिया गया। तो ये थी सती प्रथा। उसके बाद है नातरा प्रथा। उसके बाद है नातरा प्रथा। इसे आणा प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसे आणा प्रथा के नाम से भी जानते हैं। नातरा प्रथा या आणा प्रथा। तो नातरा प्रथा या आणा प्रथा में विधवा स्त्री का आदिवासी समाज में, देखिए आदिवासी समाज में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, दोबारा विवाह करना नातरा प्रथा या आणा प्रथा कहलाता था। तो नातरा प्रथा क्या हो गई? आदिवासी समाज में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना, जिसे नातरा प्रथा या आणा प्रथा कहा जाता है। उसके बाद एक है नोतरा प्रथा। ये थी नातरा प्रथा और ये है नोतरा प्रथा। नोतरा प्रथा वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज में प्रचलित प्रथा है। नोतरा प्रथा वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज में प्रचलित प्रथा है। इस प्रथा में कौन सी? नोतरा प्रथा में समाज द्वारा व्यक्ति की आर्थिक सहायता की जाती है। एक है नातरा प्रथा और दूसरी है नोतरा प्रथा। नातरा प्रथा या आणा प्रथा में आदिवासी महिला द्वारा या फिर आदिवासी समाज में विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करना, और नोतरा प्रथा में वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज की प्रथा, और इसमें समाज के लोग मिलकर किसी व्यक्ति की आर्थिक सहायता करते हैं। उसके बाद आती है सह पलायन प्रथा। सह का मतलब साथ में, तो सह पलायन प्रथा, पलायन करना, चले जाना, भाग जाना, छोड़ देना, ठीक है, सह प्रथा या फिर सह पलायन प्रथा। सह पलायन प्रथा एक भील जनजाति में प्रचलित प्रथा है। सह पलायन प्रथा भील जनजाति में प्रचलित विवाह की एक प्रथा है। इस प्रथा में यानी सह पलायन प्रथा में, देखिए सह पलायन प्रथा में लड़का व लड़की घर से भागकर 2-3 दिन बाद वापस आ जाते हैं। सह पलायन प्रथा में लड़का व लड़की, सह पलायन प्रथा में लड़का व लड़की घर से भागकर 2-3 दिन बाद वापस आ जाते हैं, और तब गांव के लोगों द्वारा उनके विवाह को मान्यता दे दी जाती है। यानी गांव के जो मुखिया लोग होते हैं उनके द्वारा इसके विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है, और इसे सह पलायन प्रथा या अपहरण प्रथा भी कहते हैं। तो सती प्रथा, सती प्रथा में विवाहित स्त्री का अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जिंदा चिता पर बैठना, और इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजस्थान की राजपूत जाति में था। सन 1822 में बूंदी रियासत ने इसे गैरकानूनी घोषित किया, और सन 1829 ईस्वी में सरकारी अध्यादेश के बाद इस पर रोक लगाई गई। उसके बाद है नातरा प्रथा। नातरा प्रथा एक आदिवासी समाज की प्रथा है, और आदिवासी समाज में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह कर लेना, दोबारा शादी कर लेना नातरा या आणा प्रथा कहलाता है। उसके बाद है नोतरा प्रथा। नोतरा प्रथा भी आदिवासी समाज की प्रथा है। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर के आसपास आदिवासी समाज की वह प्रथा जिसमें समाज के लोग मिलकर एक किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता। उसके बाद है सह पलायन प्रथा। सह पलायन प्रथा, सह पलायन प्रथा भील जनजाति में प्रचलित एक विवाह की प्रथा है, और इस प्रथा में लड़का व लड़की घर से भाग जाते हैं, और 2-3 दिन बाद जब वापस आते हैं तो समाज के लोगों द्वारा उनके विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है,
और इसे अपहरण विवाह भी कहते हैं। अब चलिए आगे। अब है सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा को बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा यानी उच्च कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के व्यक्ति का शोषण। इसमें होता क्या था कि उच्च कुलीन या ऊंचे घराने के लोग या पूंजीपति जो लोग थे वह निर्धन व्यक्ति को ब्याज पर या उधार राशि दे देते थे। सागड़ी प्रथा में उच्च कुलीन या पूंजीपति व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति को या साधनहीन व्यक्ति को उधार राशि दे देता था और उसके बाद वह राशि नहीं चुकाए जाने पर या उस राशि का ब्याज नहीं चुकाए जाने पर, या तो राशि नहीं चुकाए जाने पर या उस राशि का जब ब्याज नहीं चुकाया जाता तब पूंजीपति व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपने घर पर बिना किसी मजदूरी के नौकरी करवाना, ये था बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा। तो सागड़ी प्रथा में पूंजीपति जो लोग होते थे वह एक निर्धन या साधनहीन व्यक्ति को उधार राशि देते और जब वह राशि नहीं चुकाई जाती तो पूंजीपति व्यक्तियों द्वारा निर्धन व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य को अपने घर पर बिना किसी मेहनताने या मजदूरी के नौकरी करवाते थे और इसे सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाता था। उसके बाद है झगड़ा या दावा राशि प्रथा। झगड़ा या दावा राशि प्रथा, इसे झगड़ा राशि प्रथा या दावा राशि प्रथा कहा जाता था और ये भील जनजाति में व्याप्त प्रथा है। झगड़ा राशि या दावा प्रथा। दावा, इस प्रथा में कोई भील व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री को भगा ले जाता था। इस प्रथा में कोई भील व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री को भगा ले जाता। तो झगड़ा या दावा राशि में कोई भील व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री को भगा ले जाता या फिर वह स्त्री खुद अपने पति का त्याग करके, या तो एक भील व्यक्ति किसी दूसरे भील व्यक्ति की स्त्री को भगा लेता या फिर वह स्त्री अपने पति का खुद त्याग करके किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाती, तो विवाहित पुरुष उस दूसरे पुरुष को एक राशि देता था और जिसका निर्णय पंचायत करती थी, जिसे झगड़ा या दावा राशि या फिर झगड़ा प्रथा या दावा प्रथा कहा जाता है। तो झगड़ा प्रथा भील जनजाति में व्याप्त प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत एक भील व्यक्ति किसी दूसरे भील व्यक्ति की, दूसरी जनजाति नहीं, एक भील व्यक्ति किसी दूसरे भील व्यक्ति की स्त्री को भगा ले जाता या फिर वह स्त्री खुद अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे भील व्यक्ति के साथ रहने लग जाती, तो वह दूसरा भील पुरुष पहले वाले पुरुष को कुछ राशि देता था। उस राशि को झगड़ा राशि या दावा राशि कहते थे और उस राशि का निर्णय भील जनजाति की पंचायत करती थी। उसके बाद है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना भी भील जनजाति में प्रचलित प्रथा थी, जो कि एक तलाक प्रथा है। छेड़ा फाड़ना एक भील जनजाति की तलाक प्रथा है। छेड़ा फाड़ना या तलाक प्रथा के अंतर्गत एक भील व्यक्ति अपनी स्त्री का त्याग कर देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना या तलाक प्रथा कहते हैं। तो छेड़ा फाड़ना में भील व्यक्ति द्वारा अपनी स्त्री का त्याग किया जाता है और वह पुरुष, जिस पुरुष द्वारा महिला को त्यागा जाता है या फिर जिस महिला को त्याग दिया जाता है, उस महिला का पुरुष नई साड़ी के पल्ले में
नई साड़ी के पल्ले या पल्लू में रुपया बांधकर चौड़ाई की तरफ से फाड़ कर अपनी स्त्री को पहना देता था, तब यह समझा जाता था कि यह स्त्री अपने पुरुष द्वारा त्याग दी गई है। तो छेड़ा फाड़ना या तलाक प्रथा भील जनजाति की एक प्रथा है। इस प्रथा में भील पुरुष द्वारा स्त्री को त्याग दिया जाता है और एक नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहनाया जाता था, और तब यह समझ लिया जाता था उस साड़ी को देखकर कि यह स्त्री अपने पति द्वारा परित्याग कर दी गई या परित्यक्त कर दी गई है। उसके बाद है गाधोत्तरो। उसके बाद एक प्रथा है गाधोत्तरो प्रथा। गाधोत्तरो प्रथा पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा गांव छोड़ने की प्रथा है। यानी जब किसी गांव में या कस्बे में पिछड़ी जाति के लोगों को किसी उच्च कुलीन या उच्च जाति वर्ग या किसी दूसरी जाति के द्वारा परेशान किया जाता या सताया जाता था, तब उस जाति के लोग गांव छोड़ते वक्त या उस कस्बे को छोड़ते वक्त अपने सिर के ऊपर गाय के मुख की प्रतिमा पत्थर की, गाय के मुख की प्रतिमा पत्थर द्वारा बनी हुई उस गांव में छोड़कर चले जाते या फिर स्थापित करके चले जाते थे। तो गाधोत्तरो प्रथा में जब किसी गांव में वहां के निवासियों को, पिछड़ी जाति के निवासियों को उस गांव के लोगों द्वारा परेशान किया जाता, तो वह जाति गांव छोड़ने का निर्णय करती थी, और गांव छोड़ते वक्त उस जाति के लोगों द्वारा गाय के सिर की पत्थर की मूर्ति उस गांव में स्थापित की जाती थी, या फिर गाय के सिर के पत्थर की मूर्ति उस गांव में स्थापित करके वहां से गांव छोड़ देते या चले जाते थे, और उसी को गाधोत्तरो प्रथा कहा जाता है। उसके बाद है सेवा विवाह। सेवा विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथा है, और इसके अंदर वर जो है वधू के घर पर जवाई बनकर रहता है, घर जवाई। तो सेवा विवाह में ग्रासिया जनजाति में प्रचलित प्रथा, ग्रासिया जनजाति में जब वर वधू के घर पर रहता है तो उसे सेवा विवाह कहा जाता है। तो सबसे पहले सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा में उच्च कुलीन वर्ग के या पूंजीपति वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के व्यक्ति को जब उधार राशि दी जाती, और जब वह व्यक्ति समय पर राशि नहीं लौटा पाता या उस राशि का ब्याज नहीं लौटा पाता, तो पूंजीपति व्यक्ति द्वारा निम्न वर्ग के व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बिना किसी मजदूरी के अपने घर पर काम करवाना बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा कहलाता था। उसके बाद है झगड़ा राशि या फिर दावा प्रथा। झगड़ा प्रथा, दावा प्रथा, झगड़ा राशि या दावा राशि। इस प्रथा के अंतर्गत किसी एक भील व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे भील व्यक्ति स्त्री को भगा ले जाना, या फिर भील स्त्री द्वारा स्वयं अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे भील व्यक्ति के साथ रहने लग जाना, और तब पहला भील व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ राशि देता था जिसे झगड़ा राशि कहा जाता, और उस राशि का निर्णय भील जनजाति की पंचायत करती। उसके बाद छेड़ा फाड़ना या भील जनजाति में तलाक की प्रथा। इस प्रथा के अंदर भील व्यक्ति नई साड़ी को चौड़ाई की तरफ से फाड़कर उस स्त्री को पहना देता, तो उस स्त्री को परित्याग कर देता, तो माना जाता कि यह स्त्री अपने पति द्वारा त्याग दी गई है। उसके बाद है गाधोत्तरो प्रथा। पिछड़ी जनजाति में प्रचलित प्रथा थी, या फिर उच्च कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा अपने कस्बे में रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को परेशान किया जाता, तब वे लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते, और वे गांव छोड़ते वक्त या पलायन करते वक्त गाय के सिर के पत्थर की मूर्ति उस गाय में स्थापित कर जाते, उसे गाधोत्तरो प्रथा कहा जाता। और उसके बाद है सेवा विवाह। यह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथा है, और इस प्रथा में
वधू के घर पर वर का रहना या वर का वधू के घर पर रहना या जवाई बनकर रहना सेवा विवाह कहलाता है। उसके बाद है खेवणा प्रथा। खेवणा प्रथा में विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना खेवणा प्रथा में, या फिर इसे माता विवाह भी कहा जाता है। माता विवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विवाहित स्त्री का अपने प्रेमी के साथ रहने लग जाना या पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाना खेवणा या माता विवाह कहलाता है। विवाह के अंतर्गत बात करें तो ग्रासिया जनजाति में प्रमुखतः 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। एक तो है मोरबंदिया विवाह है, दूसरा है तारणा विवाह है और तीसरा है पहरावना या पहरावना विवाह है। तो ग्रासिया जनजाति में 3 प्रकार के विवाह मुख्यतः प्रचलित हैं। एक मोरबंदिया, दूसरा तारणा और तीसरा पहरावना। तो मोरबंदिया विवाह है, यह एक ब्रह्म विवाह के समान है, ब्रह्म विवाह के समान है। इस विवाह में वर व वधू द्वारा चंवरी के समक्ष या चंवरी को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, जिसे मोरबंदिया विवाह ग्रासिया जनजाति में कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है तारणा विवाह है, इसे तारणा विवाह भी कहा जाता है। तारणा विवाह में वर पक्ष के समाज के पंचों द्वारा 2 पक्ष के पंच बैठते हैं, एक वधू पक्ष का और एक वर पक्ष का। तो वर पक्ष के पंचों द्वारा वधू पक्ष के पंचों द्वारा तय की गई राशि भेंट के रूप में चुकाकर अपनी पसंद की कन्या से विवाह करके अपने घर ले जाना। उसके बाद है पहरावना विवाह। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता। तो खेवणा विवाह है विवाहित स्त्री का अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना, इसे माता विवाह भी कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह प्रचलित, मोरबंदिया, तारणा या पहरावना विवाह है। बाकी अन्य प्रथाओं के बारे में अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।